नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल। आज से हम एमपीपीएससी यानी जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा पूर्व के वर्षों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के भूगोल, पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण और इन खंडों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। यानी कि आज से हम एक एमपीपीसीएस के लिए भूगोल यानी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इसी के साथ डेमोग्राफी जो सेक्शन है इनके प्रश्नों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं और इनकी हम चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें कि इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इन खंडों की क्या उपयोगिता है, तो अगर हम देखें तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अगर हम एनालिसिस करते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं, तो देखेंगे कि इस परीक्षा में प्रत्येक वर्ष इन खंडों से लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। और अगर हम कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ जो बनता है उसके लगभग 50% क्वेश्चन इन्हीं खंडों से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, यानी जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है उसको अगर उत्तीर्ण करना है, तो आपको इन खंडों की तैयारी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि इन खंडों को छोड़कर इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से बात करें तो ये खंड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, तो आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसको समझना होगा। पिछले वर्ष के एग्ज़ाम पैटर्न को देखें और इसी के साथ अगर ट्रेंड एनालिसिस को समझने का प्रयास करें, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें पिछले वर्ष के पीवाईक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको देखना होगा, उनका विश्लेषण करना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पीवाईक्यू प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हाँ, इसमें ये नहीं करना है कि जो पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उनको रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी किन टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, किन सब टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं, उनके रिपीटिशन का क्या नेचर है या किस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये समझना हमारा मूल उद्देश्य होगा, न कि प्रश्नों को रटना कि अगले एग्ज़ाम में यही प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। इसमें देखते हैं जो 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो भारत एवं विश्व का भूगोल है, पहले हम इस खंड के प्रश्नों की चर्चा कर लेंगे, फिर इसके जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो अगले सेशन में हम देखते रहेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि टाटीपाका जो तेल रिफाइनरी है ये कहाँ पर अवस्थित है। इसको तातीपाका भी बोलते हैं। ये अपने देश की प्रमुख एक तेल रिफाइनरी है। इसी के बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर ये इन राज्यों में, जो कि राज्य है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें कहाँ पर अवस्थित है। तो अगर हम बात करें कि जो तातीपाका तेल रिफाइनरी है तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये तेल रिफाइनरी आपको देखने को मिलेगी आंध्र प्रदेश राज्य में। और आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसी का जो पूर्वी गोदावरी जिला है, पूर्वी गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर ये तेल रिफाइनरी अवस्थित है। तो देखिए आपको क्या क्या समझना होगा कि जब भी कोई प्रश्न पढ़े तो उसमें जो प्रयुक्त शब्दावलियां हैं उनके बारे में भी आपको समझ बेसिक बनानी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि आखिर ये तेल रिफाइनरीज होती क्या है, तो सामान्य तौर पे जो हम ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन जो हम उपयोग करते हैं वो उसी अवस्था में पाए नहीं जाते हैं, बल्कि क्या है कि उनकी जो अवस्था होती है वो कुछ और होती है। उसको रिफाइंड करने के बाद ही क्या है कि वो दूसरे अवस्था में होते हैं और वो हम उनका उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो पेट्रोल है तो पहले ये कच्चे तेल के रूप में पाया जाता है, फिर ये कहाँ जाता है, रिफाइनरीज में जाता है। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा इसको प्रसंस्कृत यानी रिफाइंड किया जाता है और फिर वो हमारे उपयोग के लायक बन पाता है। तो इसी कारण से या इसी को ध्यान में रखते हुए अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों में स्थानों पर क्या है कि बहुत सारी तेल रिफाइनरीज लगाई गई हैं और ये उसी पर आधारित प्रश्न है। जैसे अगर हम बात करें कि जो तातीपाका है ये ओएनजीसी की पहली तेल रिफाइनरी है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और ये ओएनजीसी की
जो अपने देश की एक प्रमुख क्या है ऊर्जा कंपनी है, उसकी ये पहली तेल रिफाइनरी है। तो इस दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में अवस्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो तातीपाका तेल रिफाइनरी है, यहाँ प्रतिदिन कितनी मात्रा में ऑयल प्रबंधित किया जाता है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तेल रिफाइनरी पर क्या है कि प्रतिदिन लगभग 220 टन क्या है कि ऑयल प्रबंधित किया जाता है, और प्रतिदिन लगभग 0.1 मिलियन टन ये क्या है कि ऑयल यहाँ पर रिफाइंड किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है कि ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है, और यही आपसे प्रश्न पूछा था। इसी में एक और भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें हमने बोला कि अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी का उल्लेख आता है, जैसे यहाँ पर आया ओएनजीसी, ओएनजीसी की क्या है कि ये एक पहली तेल रिफाइनरी है, तो ये भी पूछ सकता है कि आखिर जो ओएनजीसी है ये क्या है, तो ये अपने देश की एक प्रमुख क्या है ऊर्जा कंपनी है, और इसी की ये पहली तेल रिफाइनरी है। और अगर हम बात करें कि ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1956 में, यानी वर्ष 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो अपने देश में नई दिल्ली में ओएनजीसी का मुख्यालय है। और ये जो ओएनजीसी है ये क्या है कि अपने देश का जो कोयला एवं प्राकृतिक मंत्रालय है उसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये हमने देख लिया जो पूछा गया प्रश्न था, और उससे जुड़े हुए जो तथ्य थे उनकी भी हमने चर्चा कर ली। अब देखिए इसी को थोड़ा सा अगर हम मैप पे देखने का प्रयास करें कि आखिर मानचित्र का उपयोग हम अपने अध्ययन में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ये क्या है कि इंडिया का मैप दिया गया है, और इस पर क्या है कि अपने देश में जो प्रमुख तेल रिफाइनरीज हैं उनका क्या है कि इस पर लोकेशन दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में क्या है कि तातीपाका है। ऐसे ही क्या है कि जो महत्वपूर्ण, जैसे इधर आएंगे तो गुजरात में जामनगर देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको सलेम देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आउटलाइन मैप लीजिए और अपने देश के जो प्रमुख मेजर ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको लोकेट कर लीजिए, ताकि आपको अगर किसी फिर अगले एग्जाम में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछे तो आप आसानी से उसको हल कर पाए। तो ये हमने देख लिया प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास उसके समीप अवस्थित है। तो देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया था ये मूल रूप से क्या है कि ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि जब इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा छिड़ा है तो उसी दौरान इस गाजा पट्टी का चर्चा देखने को मिला है, और उसी पर आधारित प्रश्न ये आयोग पूछ लिया कि आखिर जो गाजा पट्टी है इसकी अवस्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि आखिर ये अवस्थित कहाँ है। तो देखेंगे तो जो गाजा पट्टी है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इजराइल जो देश है वहीं पर ये उसके पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। तो पहले हम वहाँ आएंगे, पहले ये देखते हैं कि आखिर इस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो पहला तो ये है कि आपको करेंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको विश्व में जो बड़े जलीय क्षेत्र हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनके बारे में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और तभी क्या है कि ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया कि गाजा पट्टी आखिर किस देश में है, ये करंट का पोर्शन हो गया, और दूसरा हो गया कि इन सागरों में किसके समीप अवस्थित है, जो स्टैटिक पोर्शन हो गया, यानी जो जलीय क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको देखना है। तो देखिए पहली बात करें कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो इजराइल है उसके पश्चिम में कौन सा सागर है, तो वो भूमध्य सागर है, और उसी से लगा हुआ ये जो गाजा पट्टी है या जिसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, नाम से ही क्या है कि ये एक पतला क्षेत्र होगा, यानी जिसकी चौड़ाई कम होगी, लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये एक सीमित क्षेत्र है, यानी एक पट्टी सक्रिय क्षेत्र में है, इसी पर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके समीप जो उत्तर होगा वो भूमध्य सागर होगा, क्योंकि जो विभिन्न जलीय क्षेत्र हैं उनमें सबसे जो नियरेस्ट वाटर बॉडीज है वो है मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, यही पूछ रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें,
जैसे हमने बताया कि पहले आपको जो वर्ल्ड में जो विभिन्न वाटर बॉडीज़ हैं उनके बारे में बेसिक समझ होना चाहिए। तो उसको हम कहाँ देख सकते हैं? तो उसको हम मैप पर देख सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने दिया गया तो यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इसके समीप जो विभिन्न वाटर बॉडीज़ हैं, जो जलीय क्षेत्र हैं यानी जो सागर हैं, अगर उनकी चर्चा करें, जो 4 आपसे प्रश्न में पूछे गए थे, जो भूमध्य सागर है वो ये है, यानी जो मेडिटेरेनियन सी है वो इसके सबसे नियरेस्ट है, यही आपका उत्तर हुआ। अब बाकी जो विकल्प हैं, यानी जैसे अगर हम बात करें कि जो ब्लैक सी है तो वो इसकी अपेक्षा दूर है, दूसरा जो कैस्पियन सी है जिसको झील का भी दर्जा प्राप्त है वो भी इससे दूर है, और जो तीसरा है वो है रेड सी यानी जो लाल सागर, ये भी क्या है कि ये भूमध्य सागर की अपेक्षा गाजा पट्टी से दूर है। तो इसी के आधार पर ये आपका सही उत्तर हुआ। लेकिन और अगर इसको माइक्रो लेवल पे आप देखने का प्रयास करें तो उसके लिए क्या है कि हमें इजराइल के मैप का अवलोकन करना होगा। देखिए ये क्या है, अगर विश्व मैप पे देखें तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ये इजराइल दिख रहा है, ये क्या है कि ये इजराइल है, और इसी के पास क्या है कि ये आपका उत्तर हुआ भूमध्य सागर यानी जो मेडिटेरेनियन सी है, और बाकी जो 3 सी है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी और रेड सी, तो आप देखेंगे कि सबसे इस बिंदु यानी ये इजराइल है, इसके समीप कौन सा उत्तर हुआ, भूमध्य सागर। अब देखिए इसी को थोड़ा सा बड़े मैप पे हम देखते हैं, तो ये हुआ आपका इजराइल का मैप, ठीक है। और इसी में क्या है कि ये जो पतली सकरी पट्टी है इसी को हम क्या बोलते हैं, गाजा पट्टी, जो क्या है कि भूमध्य सागर के सबसे समीप है। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है कि ये जो गाजा पट्टी क्षेत्र है ये लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा है, यानी कहीं कहीं ये थोड़ा सा अधिक है, कहीं कम है, तो कह सकते हैं कि ये लगभग 6 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक क्षेत्र है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 45 किलोमीटर, कुछ आंकड़ों में आप देखेंगे तो इसकी लंबाई 50 किलोमीटर भी दी गई है। डेटा पे नहीं जाना है, बल्कि क्या है कि इसके थीम को समझना है कि आखिर ये कहाँ पर है और इससे जुड़े हुए कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार ये पूछ लेता है कि किसी भी जलीय क्षेत्र के जो समीप देश हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी पूछ लेता है, और कभी कभी क्या है कि किसी स्थलीय क्षेत्र के समीप जो वाटर बॉडीज है उन पर प्रश्न पूछ लेता है। तो ये क्या था कि एक स्थलीय क्षेत्र है जो गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, उससे जुड़ा हुआ जो जलीय क्षेत्र है उसके बारे में ये प्रश्न पूछ लिया, तो यही आपका सही उत्तर हुआ। अब देखिए इसी में जैसे हमने बताया कि कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी खास वाटर बॉडीज या जलीय क्षेत्र के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लेता है। जैसे हमने देखा कि जो आपका प्रश्न था उसमें क्या है कि 3 सागर दिए गए थे। एक तो हमने देख लिया कि बेसिक तौर पे भूमध्य सागर कहाँ है, उसकी अवस्थिति क्या है। बाकी जो दिए गए जलीय क्षेत्र है इनके बारे में भी कुछ कुछ आपको जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो उससे जुड़े हुए तथ्य भी आपको आने चाहिए। अगर उन प्रश्नों की बात करें कि आखिर वो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो जैसे बेसिक तौर पे जैसे जो रेड सी है तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आखिर रेड सी है क्या। तो मूल रूप से क्या है कि जो इंडियन ओशियन है यानी जो हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर है उसी की क्या है, ये एक खाड़ी है, ये एक बे है। तो ये क्या है कि आपको हिंद महासागर से सटा हुआ देखने को मिलेगा, और मूल रूप से क्या है कि इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है, और दूसरा क्या है कि जो एशिया कंटिनेंट है यानी एशिया महाद्वीप है, इसी के बीच में ये लंबी जो सकरी जो आप देखेंगे कि ये क्या है कि इधर आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा, और इधर क्या है कि ये एशिया का पार्ट है, और इसी में ये लंबा सा क्या है कि जो जलीय क्षेत्र है उसी को हम रेड सी बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो इधर अफ्रीकी बहुत सारे देश हैं और इधर बहुत सारे द्वीपीय या कह सकते हैं एशियाई देश हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो अगर अफ्रीकी देशों की हम बात करें तो यहाँ पर आपको इजिप्ट यानी मिस्र देखने को मिलेगा, सूडान देखने को मिलेगा, इरिट्रिया दिखने को मिलेगा, यमन दिखेगा और जिबूती मिलेगा। और इधर अगर आप आएंगे एशिया वाले क्षेत्र में
तो यहाँ पर सऊदी अरब आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको सिनई जो प्रायद्वीप है, जो सिनई आइलैंड है कह सकते हैं, या उसको प्रायद्वीप बोलते हैं, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हम देख सकते हैं इस तरह से कि इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है। अब देखिए इसी के साथ जो बाकी हैं, जैसे अगर हम काला सागर की बात करें, जो ये आपका ब्लैक सी है, उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे देखेंगे तो ये क्या है कि ये काला सागर क्षेत्र है। तो इसकी जो अवस्थिति है वो क्या है, तो ये क्या है कि ये पूरा यूरोप वाला रीजन है। और इसी में क्या है कि आपको इसके दक्षिण पूर्वी छोर पर क्या दिखेगा, ये ब्लैक सी देखने को मिलता है। तो ये इसकी अवस्थिति हो गई। इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये क्या है कि ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अफ्रीका एशिया के मध्य ये देखने को मिलता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें, यानी जो ये आपका कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में अक्सर आप प्रश्न देखते होंगे कि ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी झील यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्स है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो कैस्पियन सागर है। यानी इस सागर को झील का भी दर्जा दिया गया है और इसी कारण से दुनिया की सबसे बड़ी झील किसको हम बोलते हैं, कैस्पियन सी को बोलते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर रसिया अवस्थित है और एशिया के कुछ देश अवस्थित है। अगर उन देशों की हम बात करें कि वे कौन से देश हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ईरान है, यानी ईरान देश देखने को मिलेगा, अजरबैजान देखने को मिलेगा। इसी के साथ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो प्रमुख देश हैं वो इसके समीप अवस्थित है। तो इस तरह से जब भी आप किसी प्रश्न को हल करें तो उससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनकी भी वहीं पर ऑब्जर्वेशन कर ले, उनको रिकॉल कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पीवाईक्यू हल करने की जो वास्तव में जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा और उससे आप 100% आउटफिट ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है कि दो श्रेणियां दी गई हैं, यानी दो ग्रुप्स दिए गए हैं। जो पहला ग्रुप्स है वो क्या है कि वो दिया गया है जो विभिन्न अपने देश में जो लोहे की माइंस है, खदानें हैं, जो वहां पर अयस्क का क्या किया जाता है कि माइनिंग की जाती है, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे बैलाडीला, क्योंझोर, बालाघाट और चौथा है कुद्रेमुख। और उसके सामने अवस्थिति यानी जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनको दिया गया है। ये पूछा जा रहा है कि ये जो विभिन्न जो लोहे की या लौ अयस्क की जो खदानें हैं वो किस राज्य में अवस्थित हैं। यही आपको मिलाना है कि आखिर सही तौर पे इनके सीरीज को आप मिलाइए और उसके आधार पर जो कूट दिए गए हैं उनके आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे जो पहला माइन है वो है बैलाडीला। तो बैलाडीला कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ राज्य में, यानी ये छत्तीसगढ़ राज्य में लोहे की खदान है और ये काफ़ी प्रमुख है। बैलाडीला लौ अयस्क की सबसे बड़ी खदान है। तो ये आपको पूछ सकता है। दूसरा केंदुझर या जिसको हम क्योंझोर बोलते हैं, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में। तो ये क्या है कि उड़ीसा में एक प्रमुख लोहे की खदान है। अगला जो है बालाघाट, अक्सर ये पूछता है कि बालाघाट किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो मध्य प्रदेश है वहीं पर ये अवस्थित है। और जो अगला बचा हुआ है जो कुद्रेमुख, तो ये क्या है कि ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित एक प्रमुख लोहे की खदान है। तो इस तरह से क्या है कि जब आप अलग अलग जो तथ्य हैं उनको कोरिलेट कर लेंगे तो आप सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो तथ्य थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। यानी ये क्या है कि मूल रूप से पर्यावरण का ये प्रश्न है। ये क्या है कि इन्वायरमेंट का प्रश्न है, बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है। अभी इसको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। इसके बचे हुए जो प्रश्न होंगे यानी इन्वायरमेंट के जो प्रश्न होंगे उनको अलग से हम एक सेशन में डिटेल में देखेंगे। अब इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक तरफ जो बायोस्फीयर रिजर्व है
उनके नाम दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि ये किस राज्य में अवस्थित है। तो अगर हम बात करें कि आखिर ये बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो क्या है, तो ये कह सकते हैं कि संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी होती है जहां पर जो मानव आबादी है वो भी जैव संरक्षण व्यवस्था का एक हिस्सा होता है। और सामान्य तौर पे इस प्रकार के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका जो एरिया रखा जाता है वो कम से कम 5000 वर्ग किलोमीटर होता है। और जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये एरिया है तो इसके 3 भाग होंगे। जो अंदर होगा उसको कोर रीजन बोलते हैं, आउटर जो होगा बफर होगा और इसी के साथ ट्रांजिशन जोन होता है। तो इससे जुड़े हुए जब प्रश्न आएंगे तो हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। अभी बस ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए इसमें जो पहला है वो है नोकरेक। तो नोकरेक क्या है कि अपने देश के मेघालय राज्य में ये अवस्थित है। जो सिमलीपाल है ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में अवस्थित है। और इसी के साथ अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है जो मानस है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये असम में है। और इसी के साथ जो सैसाचलम है ये कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न अक्सर पूछ रहा है कि भारत में अब तक यानी वर्तमान तक कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो अपने देश में क्या है कि अभी तक कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें कि अपने देश का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नीलगिरी। नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये अपने देश का क्या है कि ये प्रथम या पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो क्या है कि 1986 में, वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि अपने देश का जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट कह सकते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, तो इसमें क्या है कि सबसे जो बड़ा है वो है जो गुजरात राज्य का, जो हम बात करें कि जो कच्छ की खाड़ी है वो अपने देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और अगर हम सबसे छोटे की बात करें, सबसे जो छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो असम राज्य के, यानी जो असम राज्य है पूर्वोत्तर का जो राज्य है वहीं पर जो डिब्रू सैखोवा है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये आपको सामान्य तौर पे जानना चाहिए। इसी के साथ क्या है कि जो अपने देश में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है और कब वो निर्मित किया गया, यानी कब वो स्थापित किया गया है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इसको रिकॉल करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि आउटलाइन मैप लीजिए और जो भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनको क्या करिए कि यहीं पर एरो मार्कर दिखाते जाइए और लिखते जाइए कि इस राज्य में ये अवस्थित है और ये कब बना है। और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके एरिया के बारे में भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो एक से अधिक राज्यों में अवस्थित हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अचट कमार जो अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ये क्या है कि मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी अवस्थित है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो अपने देश में क्या है कि जो मिजोरम राज्य है उसे ही क्या है कि मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि सॉफ्ट या कह सकते हैं कि जो नरम असंगठित निक्षेप पाए जाते हैं, नरम और असंगठित जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उससे निर्मित है ये पूरा एरिया। और इसी के आधार पर मिजोरम राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछ लेता है जो मोलासेस घाटी है। एक और वर्ड आपको जानना चाहिए, मोलासेस। मोलासेस जो वैली है आखिर ये कहां पर है, तो इसमें अंतर है। ये आपको दिखेगा जो आल्प्स पर्वत है,
आल्प्स पर्वत की क्या है, ये एक अंतरीप घाटी है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पटल विरूपण जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। ये अलग अलग प्रक्रियाएं दी गई हैं, जैसे प्रवर्तनी, बिस्मांगी, भूकंप और प्लेट टेक्टोनिक। तो देखिए, इन तीनों का जो संबंध है वो अंतर्जनित भू संचलन की प्रक्रिया से है। लेकिन जो ये बिस्मांगी है, ये क्या है, ये विज्ञान की टर्मिनोलॉजी है, इसका संबंध इससे नहीं है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि जो सही उत्तर हुआ वो बी विकल्प हुआ। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो जो पटल विरूपण होता है, ये मैंने बोला कि अंतर्जनित जो भू आकृतिक प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। और इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। जैसे अगर हम बात करें तो फोल्ड बनते हैं, यानी बलन बनते हैं, वार्प बनते हैं, संबलन बनते हैं, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है, इसमें भूकंप की घटना देखने को मिलती है और प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया भी देखने को मिलती है, जिसमें ज्वालामुखी या इस तरह की जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है। यानी महाद्वीपीय जो रचना होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस आधार पर क्या है कि ये तीनों का संबंध पटल विरूपण जो प्रक्रिया है उससे है। बाकी जो बी है यानी जो बिस्मांगी है, इसका संबंध इससे नहीं है। तो सही उत्तर क्या हुआ, बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ये जनसंख्या नगरीकरण का प्रश्न है। ये आपसे पूछ रहा है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को आप क्या करिए, इंगित करिए। और ये क्या है कि जो जनगणना 2011 थी उसी के आधार पर पूछ रहा है। अगर हम बात करें तो अपने देश में अगर साक्षरता दर की बात करें तो जो सबसे अधिक साक्षरता दर है वो किसकी है, वो है केरल राज्य की। ये निर्विवाद है, ये काफी दिनों से बना हुआ है। और अगर हम बात करेंगे कि आखिर केरल राज्य की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो है लगभग 93 पॉइंट समथिंग। आपको मूल डेटा याद करना है, यानी जैसे 93.91 है तो क्या है कि आपको 93 आना चाहिए, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये केरल है, तो केरल की जो साक्षरता दर है वो क्या है, 93 पॉइंट समथिंग है। इसी में अगर हम बात करें कि जो मिजोरम है, दूसरा जो है जो मिजोरम है, इसकी साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 91.58%। और जो त्रिपुरा है, जो हमारे देश का जो पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा है, इसकी अगर हम साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो लगभग कितनी है, तो 87 पॉइंट समथिंग है। और जो चौथा राज्य है गोवा, तो इसकी जो साक्षरता दर है वो क्या है कि त्रिपुरा से भी कम है। ये कितनी है, तो ये है 83 पॉइंट समथिंग। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसका जो क्रम है वो पहले ही विकल्प में सही देखने को मिल गया, तो हमें अगले विकल्प पे जाने की ही आवश्यकता नहीं है। इससे हमारा जो टाइम वेस्ट होगा वो बच जाएगा, और इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जब हल करिए तो आप अपने समय को भी ध्यान में रखिए। तो पहला विकल्प ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो ये प्रश्न हमने देख लिया। अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी, यानी कौन सी वायुमंडलीय परत है जहां पर मौसम संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। विकल्प आपके सामने दिया गया है कि वह वायुमंडल जो एक्सोस्फीयर होता है, दूसरा कह रहा है कि समताप मंडल यानी जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, सी कह रहा है मध्यमंडल यानी मीजोस्फीयर, और जो डी है वो कह रहा है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये दिया जा रहा है 4 विकल्प, और ये पूछा जा रहा है कि मौसम जलवायु से संबंधित जो विभिन्न घटनाएं हैं वो किस मंडल में संपादित होती है। तो देखिए, जो क्षोभ मंडल है यहीं पर मौसम संबंधित
मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है इसी वायुमंडल की परत में घटित होती हैं। और इसी को थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में देखें तो ये देखिए, जो हमारी वायुमंडल की जो संरचना है उसको हम अलग अलग परतों में विभाजित करते हैं। देखिए, सबसे नीचे क्या है कि ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद आप आएंगे तो समताप मंडल देखने को मिलेगा यानी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर आएंगे तो मीजोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर थर्मोस्फेयर, और सबसे बाहर जो मंडल होता है उसको वायुमंडल या फिर एक्सोस्फेयर कहते हैं। और आप देखेंगे कि जितनी भी मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं वो क्या है कि आपको इसी मंडल में देखने को मिलेंगी। यानी जो क्षोभ मंडल है उसका संबंध किससे है, तो मौसम संबंधित जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं वो क्या है कि इसी परत में घटित होती हैं। और यही प्रश्न आपसे पूछा था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नासिक जिले में जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहां से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है। 4 नदियों के बारे में दिया गया है और ये पूछ रहा है कि कौन सी नदी त्र्यंबक पहाड़ी से उद्गमित होती है, यानी वहां उद्गम इसका स्थल है। विकल्प क्या है, शत्रुंजय नदी, भद्रा नदी, ढाढा नदी और बैतरणी नदी। ठीक है, तो देखिए जो त्र्यंबक पहाड़ है यहां पर से मूल रूप से 2 नदियों का उद्गम होता है, पहला बैतरणी और दूसरी गोदावरी। और अगर हम बात करें कि जो बैतरणी नदी है इसको थोड़ा सा मैप पे लोकेट करें तो ये क्या है कि ये आपको बैतरणी नदी देखने को मिल रही है और ये निकलती है कहां से, त्र्यंबक पर्वत से। त्र्यंबक जो पहाड़ी है ये कहां पर है, तो महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहीं से ये निकलती है। और फिर क्या है कि धीरे धीरे आते हुए अरब सागर की जो खंभात की खाड़ी है, जो खंभात की खाड़ी है वहीं पर इसका निकास होता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि ये मूल रूप से कहां अपवाहित होती है, तो मूल रूप से क्या है कि ये जो नदी है ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है, पहला ठाणे और दूसरा है नासिक जिला। तो मूल रूप से क्या है कि इसका जो प्रवाह होता है, अपवाह जो होता है वो महाराष्ट्र के 2 जिलों में होता है, पहला ठाणे और दूसरा क्या है कि नासिक। और उसके बाद ये निकल कर क्या है कि खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी के साथ अगर इसके कुछ प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उनकी हम चर्चा करें तो सूर्या है, धैर्जी है, पिंजल है, ये सब क्या है कि इस नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला एक और प्रश्न है, ये देखिए ये गोदावरी का मैप है, इसमें ये दिखाया गया है कि आखिर गोदावरी नदी निकलती है कहां से, त्र्यंबक पर्वत से, और फिर धीरे धीरे क्या होता है इसका निकास बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। ये कह रहा है कि यानी जो कृषि पद्धति अपनाई जाती है उसमें उसका क्रम क्या होता है कि पहले मिट्टी बनाई जाती है, फिर क्या है कि मिट्टी बनाने के बाद फसल उत्पादन के लिए बीजों को बुआई की जाती है, फिर उसके लिए क्या है कि वो फसल और क्या हो सके, ग्रोथ कर सके, इसके लिए सिंचाई की जाती है। और अंतिम समय में क्या है कि जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उसको क्या की जाता है, उसकी कटाई की जाती है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मिट्टी तैयार किया जाता है, फिर बीजों की बुआई होती है, फिर फसल की सिंचाई होती है, और अंतिम समय में जब वो फसल तैयार हो जाती है तो उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। तो ये तो बेसिक अप्लाइड प्रश्न है। आप अपने आसपास अगर किसी भी कृषि क्षेत्र से आप संबंधित हैं तो ये प्रश्न आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसी को क्या है कि जो अपने देश में जो कुछ अस्थाई कृषि नियामक हैं उन्होंने क्या है कि इसको स्टेप वाइज बताया है। और सामान्य तौर पे जो हमने बताया कि पहले कृषि क्षेत्र को तैयार किया जाता है, फिर बीजों को बोया जाता है, फिर सिंचाई की जाती है और फिर कटाई की जाती है। तो यही विकल्प इसका सही होगा। तो ये हमने देख लिया आज जो मूल रूप से क्या है कि जो MPPCS का जो 2023 का जो प्रश्न पत्र था उसके कुछ प्रश्न हमने देखे जो भारत एवं विश्व के भूगोल से जुड़े हुए थे। इसके
जो बचे हुए प्रश्न होंगे वो अगले सेशन में हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम धीरे धीरे वर्ष 2023 के पहले प्रश्नों की चर्चा करेंगे, फिर 2022 और ऐसे करते हुए जो विभिन्न पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।